प्रिय साथियों नमस्कार। साहित्य विद KPS पर आप सभी सुधी श्रोताओं का स्वागत है। आइए आरंभ करते हैं दूसरा भाग। स्वर कृष्णपाल। पीर अली इतनी तेजी के साथ गया कि उसको जनरल रोज का दूत मार्ग में ही मिल गया। उसने जनरल रोज के पास पहुंचाने की प्रार्थना की। पीर अली को रोज के पास पहुंचा दिया गया। उसके पास नवाब अली बहादुर का संदेशा और पीर अली का नाम पहुंच चुका था। पीर अली को पाकर रोज प्रसन्न हुआ। पीर अली ने रोज को झांसी की पक्की और कच्ची बात सुनाई। स्त्रियों की सेना का सविस्तार वर्णन सुनकर रोज हैरान हो गया। हिंदुस्तान की स्त्रियां सिपाहीगिरी का काम करती हैं, उसको विश्वास न होता था। परंतु अली बहादुर की चिट्ठियों में और उसने बम्बई में आते ही विप्लवकारियों का जो वर्णन सुना था और उस वर्णन में रानी ने जो स्थान पाया था, उससे वह असंभव बात को मानने के लिए तैयार हो गया। रोज ने पूछा, रानी ने अंग्रेज बच्चों और स्त्रियों का कत्ल करवाया? हरगिज नहीं, पीर अली ने सच्चा उत्तर दिया। रोज को मार्टिन की चिट्ठी की बात जबलपुर के कमिश्नर ने बताई थी और उसने मार्टिन की चिट्ठी पर अपना विश्वास भी प्रकट किया था। परंतु रोज और उसके साथी अंग्रेज रानी की निर्दोषता को मानने के लिए तैयार ही न थे। झांसी के कुछ लोगों ने उनके बाल बच्चों का वध किया था, इसलिए उनको सारी झांसी और सारी भूमि से बदला लेना था। रानी झांसी का सजग चिन्ह थी, इसलिए उनको दोषमुक्त कैसे माना जा सकता था। दूत ने रानी का जो उत्तर दिया वह शिष्ट और मधुर होते हुए भी स्पष्ट था। रोज ने 17 मार्च को तालबेहट से कूच करके बेतवा पार की। पीर अली आगे किस प्रकार जनरल रोज की सहायता करेगा यह तय हो गया और वह शीघ्र ही झांसी लौट आया। रोज झांसी की ओर सावधानी के साथ बढ़ा। आसपास का प्रदेश दृढ़ता के साथ अपने अधिकार में करने में उसको 2-3 दिन लग गए। इसी समय रोज को प्रधान सेनापति कैंपबेल का आदेश मिला। तात्या टोपे ने चरखारी के राजा को घेर लिया है, पहले चरखारी की सहायता करो। रोज ने आदेश का उल्लंघन किया। वह झांसी के महत्व को जानता था। उसने उत्तर दिया, मैं आज्ञा की अवज्ञा के लिए क्षमा चाहता हूँ। चरखारी का गिर पड़ना या खड़ा रहना कुछ मूल्य नहीं रखता। मुझको पहले झांसी से निपटना है। तात्या टोपे ने चरखारी से 24 तोपें और 3 लाख रुपए छीन लिए और कालपी लौटाया। पीर अली ने जो समाचार रानी के पास भिजवाया वह बहुत अनोखा न था, परंतु उसको काफ़ी महत्व दिया गया। उसने बताया कि पलटे ने अमुक नंबर की हैं और प्रत्येक पलटन में इतने सिपाही हैं। तोपों की गिनती बताई और प्रबंध की खूबी को प्रकट किया। रोज की कुल सेना 7,000 पूती गई। नाना भोपटकर तक को पीर अली का विश्वास हो गया और वह रहस्य के कार्यों में शामिल किया जाने लगा। जब मोतीबाई को ही पीर अली पर संदेह न रहा, तब रानी को संदेह हो ही कैसे सकता था। पीर अली ने नवाब साहब के पास भांडेर समाचार कहला भेजा कि अब बहुत समय तक कोई खबर न मिल सकेगी। पीर अली भयानक खेल खेल रहा था। जिस दिन पीर अली लौटकर आया उसी दिन राहतगढ़ से भागे हुए लगभग 500 पठान रानी के शरणार्थी हुए। रानी ने उनको नौकर रख लिया। उनके एक सरदार का नाम गुल मोहम्मद था। इन लोगों का समाचार पीर अली रोज को नहीं भेज सका, इस बात का उसको खेद था। जब ये पठान रानी के पास आए तब वे बड़ी दीन अवस्था में थे। कपड़े सब फट गए थे। न जाने कितने दिन से उनको भरपेट भोजन न मिला था। अच्छे हथियार पास न थे। कुछ के पास सिवाय लाठी या छुरी के और कुछ न था। रानी ने उनको सब प्रकार की सुविधाएं दी। उन्होंने प्रण किया, स्वराज के लिए रानी के कदमों में अपने सबके सिर दे देंगे। इन पठानों ने अपने प्रण को जैसा निभाया उसको इतिहास जानता है तथा झांसी की लोक परंपरा उसको नहीं भूली और न कभी भूलेगी। झांसी नगर कोट के सब फाटकों पर बड़ी और छोटी तोपों का उचित प्रबंध कर दिया गया। बारूद और गोले फाटकों पर की बुर्जों में इकट्ठे कर दिए गए और निरंतर युद्ध सामग्री तथा रसद भेजने का प्रबंध कर दिया गया। दीवान दुल्हाजू ओरछा फाटक पर, पीर अली सागर खिड़की पर, कुंवर खुदाबख्श सैयर फाटक पर, कुंवर सागर सिंह खंडेराव फाटक पर, पूरन कोरी उन्नाव फाटक पर नियुक्त कर दिए गए। दीवान जवाहर सिंह के हाथ में संपूर्ण नगर और नगर के फाटकों की रक्षा का भार सौंपा गया। किले में हर बुर्ज पर सब मिलाकर 51 बड़ी बड़ी तोपें साजी संभाली गई। दक्षिणी बुर्ज की तोपें गुलाम गोश खां के संचालन में,
पूर्व और उत्तर की तोपें भाऊ बख्शी के हाथ में और पश्चिम की तोपें दीवान रघुनाथ सिंह के अधिकार में दी गई। किले में पठान चुने हुए बुंदेलखंडी सैनिकों और रानी की स्त्री सेना की नियुक्ति कर दी गई। सब सैनिक लगभग 4000 होंगे। पानी का प्रबंध बहुत अच्छा न था परंतु संतोषप्रद था। किले के पश्चिमी भाग में जहां महादेव जी का मंदिर है वहां एक कुआं था, उसी से सारी सेना को पानी पिलाने के लिए ब्राह्मण नियुक्त कर दिए गए। चैत की अमावस हो गई, नवरात्र का आरंभ हुआ। किले में गौर की स्थापना हुई। रानी ने धूमधाम के साथ सिंधोत्सव मनाया। गौर के सामने चांदी के बर्तनों की तड़क भड़क और मंदिर के बाहर सबके लिए भीगे चने व बताशों का प्रसाद। नगर की स्त्रियां सज धज के साथ उत्सव में शरीक हुई। फूलों की सुंदरता और सुगंधी से महादेव जी का मंदिर भर गया। स्त्रियां थोड़ी देर के लिए आने वाली विपत्ति को भूल गई। वे अपने किले में थी, अपनी हंसती मुस्कुराती रानी के पास। उनकी तोपें, उनके गोलंदाज, उनके सिपाही आसपास और अपनी रक्षा का पुख्ता हौसला अपने मन में। फिर किस बात की चिंता थी। महादेव जी के मंदिर के समीप पलाश का एक वृक्ष था। उसमें इन दिनों प्रतिवर्ष बड़े बड़े लाल फूल लगते थे और तीक्ष्ण ग्रीष्म ऋतु में उसके हरे चिकने बड़े पत्ते छाया दिया करते थे। जंगल का अवशेष स्मारक महादेव के मंदिर का अकेला पड़ोसी वह वृक्ष काटने से बचा लिया गया था। नवरात्रि में वह पलाश लाल फूलों से घस गया। स्त्रियां फूलों की एक एक माला उसकी भी डालों पर पहना दे रही थी, मानव सौंदर्य को सुगंधि प्रदान की गई हो। लाल फूलों पर बेला, चमेली, गेंदा और जूही की रंग बिरंगी मालाएं ऐसी लगती थी जैसे प्रभात के समय उषा की किरणों ने गुलाल बिखेर दी हो। इस वृक्ष के नीचे कुआं था और कुएं के ऊपर एक बारहदरी। इस बारहदरी की रक्षा के लिए ऊंचा परकोटा था। इसके पूर्व में बहुत ऊंचाई पर किले की पश्चिमी बुर्ज और उसके पीछे जरा दूरी पर महल। पूजन के पश्चात स्त्रियां पलाश के वृक्ष के पास से सीढ़ियों द्वारा बारहदरी में इकट्ठा हो जा रही थी। रानी वहीं थी। वहीं सिंदूरोत्सव हो रहा था, हल्दी कुमकुम। रानी विधवा थी इसलिए वह स्वयं सिंदूर नहीं दे रही थी, परंतु वहाँ भाऊ बख्शी की पत्नी थी और भी अनेक विधवाएं सधवाएं थी जो आपस में सिंदूर दे रही थी और किसी किसी बहाने एक दूसरे के पति का नाम लिवाने का हास संस्कार प्रयत्न कर रही थी। विनोद की समाप्ति पर सब स्त्रियां महादेव के मंदिर के पास उतर आईं। वे उतरती जाती थी और पलाश के पेड़ को हिलाती जाती थी। उसके लाल फूल मालाओं सहित झूम झूम जाते थे। महादेव का मंदिर छोटा सा है और आसपास का आंगन भी संकरा ही है, परंतु उसमें बहुत स्त्रियां इकट्ठी थीं। चहल पहल को बंद करके रानी ने स्त्रियों से कहा, 2-4 दिन के लिए भीतर ही अपनी झांसी के ऊपर गौरों का प्रहार होने वाला है। तुम में से अनेक युद्ध विद्या सीख गई हो। जो जिस कार्य को कर सके वह उस कार्य को हाथ में ले। लड़ने वालों के पास गोला बारूद, खाना पानी इत्यादि ठीक समय पर पहुंचता रहना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर हथियार भी उठाना पड़ेगा। तुम में से कोई मेरी बहन के बराबर हो, कोई माता के समान। अपने बाप की, अपने ससुर की, अपने पति की, अपने भाई की लाज तुम्हारे हाथ है। ऐसे काम करना जिससे पुरखों को कीर्ति मिले। मैंने नगर का प्रबंध कर दिया है। तुम्हारी आवश्यकता मुझको किले में है। मेरे साथ रहना। बीच बीच में छुट्टी मिल जाया करेगी, तब घर हो आया करोगी। सब स्त्रियों के कंठ से ध्वनित हुआ, हर हर महादेव। उन कोमल किंतु दृढ़ कंठों का वह निनाद किले की कठोर दीवारों से जा टकराया। उनकी झाई महादेव के मंदिर में लौट पड़ी और हुआ हर हर महादेव। अनंत दिशाओं में, अनंत काल में वह अनंत अमर नाद समा गया। महल के पास सिपाहियों के कोठे थे, उनमें नवागंतुक पठान भी थे। इस हल्ले को सुनकर हथियार लेकर बाहर निकल आए। बुंदेलखंडी सिपाहियों ने उस हल्ले का सविस्तार अर्थ उनको समझाया। उनका अगुवा गुल मोहम्मद बोला, भाई, जहाँ की औरत लड़ने को ऐसी तैयार हैं, वहाँ का मर्द तो आसमान को चक्कर खिला देगा। और हम लोग खुदा कसम इस मुल्क के लिए सब मर मिटेगा। वक्त आने दो भाई, वक्त। पठानों ने दांत पीसकर मन ही मन प्रण किया। भाग 2 यहीं पर समाप्त होता है। आशा है पसंद आया होगा। आप सभी से विनम्र निवेदन है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।